बहुत दिनों बाद एक क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं हम लोग. वेलकम यू बैक, सॉरी, वेलकम you all back to our new topic and the last topic of national income. In this topic, we are about to discuss regarding national income at current price and national income at constant price. Topic का नाम है national income at current price and national income at constant price. क्या फर्क होता है नेशनल इनकम एट करेंट प्राइस में और नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस में? देखो जी, समझोगे इस बात को, अगर आप नेशनल इनकम का मेजरमेंट कर रहे हो और उसका जो वैल्यूएशन आप कर रहे हो एक गिवन बेस ईयर प्राइस पे कर रहे हो तो उसको हम लोग बोलते हैं नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस. और अगर आप नेशनल इनकम का कंप्यूटेशन कर रहे हो करंट प्राइसेस में तो उसे बोला जाएगा नेशनल इनकम एट करंट प्राइस. सर समझ में नहीं आई बात क्या है? मान के चलिए ये प्राइसेस हैं, ये 2000 ईयर का प्राइस है और ये प्राइस है 2025 का, ठीक है. उसके बाद ये क्वांटिटी है 2000 ईयर 2000 की और ये क्वांटिटी है 2025 की. मान के चलिए हमारे पास तीन गुड्स हैं, कुछ तीन गुड्स ले लेते हैं, ए बी और सी. ए बी और सी का प्राइसेस था 100, 200 और 300. ये इनका प्राइसेस था ईयर 2000 में और इनका प्राइसेस 2025 में हो गया है 300, 400 और 500. ये इनका प्राइसेस 2025 में हो गया है. इन कमोडिटी की क्वांटिटी जो सोल्ड होती थी, मान के चलो एवरी ईयर में आपका 100 ही होता था. ये भी 100, ये भी 100, ये भी 100. और 2025 में हर चीज की क्वांटिटी जो सोल्ड होती थी 150 और से या 200 कर देते हैं, ज्यादा बेहतर रहेगा, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा. 200, 200 और 200. तो आप अगर नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस निकाल रहे हो तो एक जो बेस ईयर है ईयर 2000 उसके प्राइस को लेके आपको नेशनल इनकम का कैलकुलेशन करना पड़ेगा. मान के चलिए कि अगर हमें एबीसी तीन गुड का टोटल वैल्यूएशन निकालना है तो आपका ईयर 2000 का जो नेशनल इनकम होगा वो आपका हो जाएगा 100 इंटू 100 प्लस 200 इंटू 100 प्लस 300 इंटू 100. वैल्यूएशन हो जाएगा 10,000, 20,000, 30,000, सब मिला के हो जाता है 60,000 रुपया नेशनल इनकम हो गया ये 2000 ईयर का. अब अगर हम नेशनल इनकम निकालते हैं 2025 का तो हमें देखना पड़ेगा कि हम बेस ईयर पे निकालेंगे या करंट ईयर पे निकालेंगे. अगर हम नेशनल इनकम करंट ईयर के प्राइसेस पे निकालें तो वो कहलाएगा नेशनल इनकम एट करंट प्राइस. एग्जाम्पल के तौर पे 2025 का वैल्यू हो जाएगा 300 इंटू 200 प्लस 400 इंटू 200 प्लस 500 इंटू 200. वैल्यूएशन हो जाएगा इसका 60,000, इसका 80,000, 1,40,000 और 1,00,000, 2,40,000 वैल्यूएशन आ जाएगा. ये होगा नेशनल इनकम एट करंट प्राइस. कौन सा प्राइस? करंट प्राइस. लेकिन जब आप नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस निकालते हो तो 2025 का आप नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस निकालोगे तब कितना वैल्यूएशन आएगा, आइए देखते हैं. तो कांस्टेंट प्राइस में आपका प्राइसेस 2025 का नहीं लिया जाएगा, क्वांटिटी तो 2025 का लिया जाएगा लेकिन प्राइसेस 2025 का नहीं लेके आप प्राइसेस 2000 ईयर का लोगे. तो 2000 ईयर में जो जो प्राइसेस था उसको आप कंसिडर करोगे. तो आपका 200 इंटू कितना हो जाएगा, पहले 100 प्लस 200 इंटू 400 फिर आपका 300 इंटू 500. इसके अकॉर्डिंग्स में आपका वैल्यूएशन कितना आ जाएगा? मैं सही कर रहा हूँ नहीं? 300. हाँ, प्राइस क्यों लेंगे हम, प्राइस नहीं क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे ना. हाँ जी, 200 इंटू 300 और यहां पे हो जाएगा 200 इंटू 200. कितना आ जाएगा अमाउंट आ जाएगा, ये हो गया 20,000, ये हो गया 40,000, 60,000, 60,000 और 60,000, 1,20,000. तो 2025 का जो नेशनल इनकम आया एट करंट प्राइस वो आया 1,20,000, सॉरी एट कांस्टेंट प्राइस आया 1,20,000 और नेशनल इनकम एट करंट प्राइस आया 2,40,000. तो इसका कंसेप्ट सिंपल सा है. अगर आप कैलकुलेशन करने के टाइम पे करंट ईयर के प्राइस को कंप्यूट कर रहे हो तो दैट विल बी टर्म्ड एज नेशनल इनकम एट करंट प्राइस. और अगर आप नेशनल इनकम का कैलकुलेशन करने के टाइम पे आप बेस ईयर के प्राइस को कंसिडर कर रहे हो तो उसको बोला जाएगा नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस. नेशनल इनकम एट करंट प्राइस को हम ऑल्टरनेट नाम से पुकारते हैं
नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल नेशनल इनकम बोलो, अगर ये जीडीपी निकल रहा है तो नॉमिनल जीडीपी, और कांस्टेंट प्राइस में जो निकलेगा उसको हम लोग बोलेंगे रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में फर्क क्या है? नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में यही फर्क है कि नॉमिनल जीडीपी करंट प्राइस में कैलकुलेट किया जाता है और रियल जीडीपी जो है वो कांस्टेंट प्राइस में कैलकुलेट किया जाता है। नॉमिनल जीडीपी को देख के आप बता नहीं सकते हो कि इनकम में कितना इंक्रीमेंट हुआ है। देखो 60,000 से 2,40,000 दिख रहा है, देख के लग रहा है कि 4 टाइम्स जो है प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है, बट इन रियलिटी प्रोडक्शन कितना इंक्रीज हुआ है? 100 का डबल हुआ है। तो ये आपको रियल जीडीपी में देखने को मिल जाता है कि एक्चुअली में आपका रियल में कितना इंपैक्ट आया है। ये इसलिए लोग जो है जब मेजरमेंट करते हैं और जब उसका इंपैक्ट देखते हैं, जब उसका देखते हैं कि नेशनल इनकम ग्रो हुआ है या नहीं हुआ है, तो नॉमिनल जीडीपी को कंसीडर नहीं करते हैं। एट ऑल टाइम वो किसको कंसीडर करते हैं? रियल जीडीपी को। समझ में आई बात? रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी क्या है? रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में जो रेशियो बनता है, नॉमिनल जीडीपी जितना भी आएगा आपका डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इंटू 100 अगर आप करोगे तो ये कहलाएगा प्राइस इंडेक्स। क्या कहलाएगा ये? प्राइस इंडेक्स। इसको जीडीपी डिफ्लेटर के नाम से भी पुकारा जाता है। किसके नाम से पुकारा जाता है? जीडीपी डिफ्लेटर। समझ में आई बात कि जीडीपी कितना डिफ्लेट किया है, वो आपको बताता है जीडीपी डिफ्लेटर। इसका कंप्यूटेशन फॉर्मूला है नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी इंटू 100। मान के चलिए जैसे इस केस में नॉमिनल जीडीपी कितना आया था? 2,40,000। रियल जीडीपी कितना आया था? 1,20,000। तो इस केस में अगर आप प्राइस इंडेक्स निकालते तो आ जाता 2,40,000 बाई 1,20,000 इंटू 100, दैट विल बी 200 आपका प्राइस इंडेक्स होता। अब इसी फॉर्मूला का यूज करके आप जो है नॉमिनल से रियल भी निकाल सकते हो। फॉर्मूला को इधर उधर कर दीजिए। मान के चलिए आपको अगर नॉमिनल जीडीपी निकालना है रियल जीडीपी से, तो प्राइस इंडेक्स इंटू रियल जीडीपी बाई 100 कर दोगे, और अगर आपको रियल जीडीपी निकालना है नॉमिनल जीडीपी से, तो नॉमिनल जीडीपी इंटू 100 बाई प्राइस इंडेक्स कर दोगे। मतलब फॉर्मूला अल्टीमेटली यही रहेगा, खाली जिस चीज को आप फाइंड कर रहे हो उसको शफल करके आप निकाल दोगे दूसरा फॉर्मूला। दिस इज ऑल अबाउट जीडीपी डिफ्लेटर। समझ में आया बात? कंसेप्ट क्या है जीडीपी डिफ्लेटर का? अब एक बात बच्चों से पूछनी है मेरे को कि यहाँ पे मैंने आपको 2 जीडीपी सिखाया, एक आपका नॉमिनल जीडीपी और दूसरा रियल जीडीपी। आप मेरे को बताओ कि अगर आपको एक इकोनॉमी का रियल लाइफ परफॉर्मेंस देखना है, उसका एक्चुअल परफॉर्मेंस देखना है, तो दोनों में से ज्यादा ट्रस्टवर्दी कौन सा है? रियल जीडीपी या नॉमिनल जीडीपी? आप एक इकोनॉमी का अगर रियल लाइफ परफॉर्मेंस देखना चाहते हो कि वो ग्रो करा है कि नहीं करा है, तो आप किस इंडिकेटर को देखोगे? रियल जीडीपी को ना नॉमिनल जीडीपी को? सही बोल रहे थे, रियल जीडीपी। किसको देखोगे? रियल जीडीपी। क्योंकि नॉमिनल जीडीपी जो है ना, इसमें इन्फ्लेशन का भी इंपैक्ट है। प्राइजेस जो 100 से 300 हुआ है, 200 से 400 हुआ है, 300 से 500 हुआ है, इसका इंपैक्ट भी इसमें आया हुआ है। लेकिन यहां जब आप बेस प्राइस से आप कंप्यूटेशन दोनों का कर रहे हो, तो उसमें आपका इन्फ्लेशन का इंपैक्ट नहीं है। अल्टीमेटली क्वांटिटी अगर बढ़ा है तो वो बढ़ेगा, क्वांटिटी घटा है तो वो घटेगा। कोई दिक्कत है बेटा? रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में क्या अंतर है, समझ में आ गया? नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आ रहा है, जिसको हम लोग को डिस्कस करना है, वो है जीडीपी एंड वेलफेयर। एक कंसेप्ट आता है बच्चों कि जीडीपी को देख के क्या आप वेलफेयर को पहचान सकते हो? तो ट्रेडिशनली अगर हम बात बोलें तो हाँ, लोग जीडीपी को देख के, जिस इकोनॉमी का जीडीपी जितना ज्यादा है उतना ज्यादा उस इकोनॉमी को हम लोग ग्रो करने वाला इकोनॉमी मानते हैं। जैसे अभी बीच में इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गया था, वापस से हम लोग 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी में चले गए हैं। जापान वगैरह हमसे आगे बढ़ गया है, हम लोग 6th पोजीशन पे आ गए हैं, 4th पोजीशन तक हम लोग मूव कर गए थे। तो क्या जीडीपी को देख के, जीडीपी का साइज 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है इंडियन इकोनॉमी, क्या इस चीज को देख के हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि देश में ग्रोथ हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं? तो आइए इस चीज को हम लोग समझते हैं। लोग उम्मूमन नॉर्मल लाइफ में ये मानते हैं कि जीडीपी जितना ज्यादा होगा इकोनॉमी में उतना ज्यादा वेलफेयर है। नॉर्मली लोग क्या मानते हैं कि जीडीपी जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा इकोनॉमी में वेलफेयर है। लेकिन ये भी आपको देखना है कि जीडीपी के कुछ लिमिटेशंस हैं। क्या लिमिटेशंस हैं सर? लिमिटेशंस का मतलब होता है इसमें कुछ कमियां हैं, कुछ खामियां हैं, जिन पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है कि जीडीपी क्यों आपका रियल लाइफ फैक्टर में एक परफेक्ट इंडिकेटर वेलफेयर का नहीं होगा। पहला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। पहला क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। सर व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब होता है कि जो आपका जीडीपी बना है वो किन गुड्स से बना है,
आपके देश में प्रोडक्शन क्या चीजों का हुआ है, मान के चलो आपके देश में ड्रग्स का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हुआ है, दवाइयों का, या आपके देश में मान लो अल्कोहल का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हुआ है, शराब का, आपके देश में सिगरेट्स का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हुआ है। अब मान लो आप एक अफगानिस्तान जैसे मुल्क हो, आपके देश में आर्म्स का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हुआ है, ये वेलफेयर को इंडिकेट नहीं करता है। ये आपका वेलफेयर तभी वेलफेयर माना जाएगा जब आपका प्रोडक्शन उन वजहों से बढ़े जो वजह इकोनॉमी के लिए ग्रोथ का फैक्टर, वेलफेयर का फैक्टर बनती है। सर एग्जांपल के तौर पे आपके देश में अनाज ज्यादा उगा है, आपके देश में सड़कें ज्यादा बनी हैं, आपके देश में एजुकेशन में ज्यादा पैसा खर्चा हुआ है, तब जाके आप बोलोगे देश का वेलफेयर हुआ है। इसलिए सिर्फ पैसा खर्चा करना और सिर्फ आपका पैसा मिल जाना, इसको ग्रोथ कभी भी माना नहीं जा सकता है। देखिए अभी हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। गवर्नमेंट की वेरियस स्कीम्स चलती है, फ्री बीज जिसको कहा जाता है। गवर्नमेंट लोगों के खाते में 1500-2000 रुपया डाल रही है। अब लोगों को लग रहा है वो हमारे पास पैसा आ रहा है, लेकिन वो पैसा गवर्नमेंट खर्चा तो कर रही है लेकिन प्रोडक्टिव वे में खर्चा नहीं कर रही है, वो एक अनप्रोडक्टिव खर्चा है, क्योंकि उससे कुछ बन रहा नहीं है, वो सिर्फ पॉकेट मनी के टाइप में दिया जा रहा है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो आपका पैसा जा रहा है वो कहाँ जा रहा है, आपके इकोनॉमी में जो प्रोडक्शन हो रहा है वो सही प्रोडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जीडीपी का वेलफेयर से ये एक रिलेशन बनता है, पहला रिलेशन। दूसरा रिलेशन ये बनता है चेंज इन प्राइसेस। अब ये भी पॉसिबल है बच्चा कि जो आपका जीडीपी में इंक्रीमेंट हुआ है वो प्राइसेस की वजह से हुआ है। आज से 14 साल पहले या 10-12 साल पहले इंडिया का इकोनॉमी जो था 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी थी, आज 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। तो क्या सिर्फ इकोनॉमी में प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ा है या साथ में प्राइसेस भी बढ़े? द आंसर इज सर प्राइसेस भी बढ़े हैं। 4 ट्रिलियन आज का उस जमाने का 4 ट्रिलियन नहीं है। आज का 4 ट्रिलियन उस जमाने का हो सकता है 2 ट्रिलियन हो, 2.2 ट्रिलियन हो, कुछ भी फैक्टर हो, लेकिन प्रोडक्शन में जो जीडीपी में इंक्रीमेंट देखने को मिलता है उसमें स्पेशली नॉमिनल जीडीपी में ये देखने को मिलता है कि आपका जो इंक्रीमेंट है उसमें इन्फ्लेशन का भी इंपैक्ट जुड़ा होता है। प्राइस जो राइज हुए हैं उसका भी आपको इंपैक्ट देखने को मिलता है। उसके अलावा बहुत सारे नॉन मॉनिटरी एक्सचेंज होते हैं जो कि नेशनल इनकम निकालने के टाइम पे देखे नहीं जाते हैं। सर एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हाउसवाइफ की सर्विस, किचन गार्डनिंग, उसके अलावा आपका लेजर टाइम एटसेट्रा, आपको आराम करने का समय मिल रहा है, वो तो जीडीपी में ऐड नहीं हो रहा है, लेकिन वो क्या आपका वेलफेयर नहीं है? एक आदमी दिन में 10 घंटे काम करता है और उसको आराम करने का सही समय नहीं मिलता है। वो आदमी अगर 6 घंटे काम करे तो उसको आराम करने का ज्यादा समय मिलेगा। ये वेलफेयर है या नहीं है? सर वेलफेयर है, लेकिन जीडीपी में उसको इंडिकेट नहीं करा जाता है। सिमिलर वे में बहुत सारी एक्सटर्नलिटीज होती हैं। एक्सटर्नलिटीज का मतलब क्या है सर? वो फैक्टर जो जीडीपी को एक्सटर्नली इफेक्ट करते हैं। एक्सटर्नलिटीज 2 तरीके की हो सकती हैं, एक नेगेटिव भी हो सकती है और दूसरा पॉजिटिव भी हो सकती है। जैसे कि आपके देश में प्रोडक्शन हो रहा है, हमारे खड़गपुर में बहुत ज्यादा उत्पादन हो रहा है लोहे का। कौन बना रहा है लोहा खड़गपुर में? रेशमी बोल के एक प्लांट है, लोहे का उत्पादन हो रहा है, लेकिन उससे पॉल्यूशन जो हो रहा है वो नेगेटिव इंपैक्ट है कि नहीं है? हाँ सर, वो बहुत बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट है हमारे देश में। हमारे सिटी में तो इतना बड़ा उसका प्रॉब्लम है कि बड़े बड़े घर जो है, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज जो है, उसकी वजह से वैल्यू लेस हो गई है कि लोग उसके इर्द गिर्द जो है रहना नहीं पसंद कर रहे हैं, इतना ज्यादा पॉल्यूशन उसकी वजह से हो रहा है। ये नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज है। ये क्या है? नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज क्या होती हैं सर? पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज होती हैं कि जब आपको कुछ टाइम मिलता है काम नहीं करके आपको रिलैक्स होने का, ये आपका जो है आपके हेल्थ पे, आपके साइकोलॉजी पे, आपके माइंड सेट पे इफेक्ट करता है। आपको आराम का टाइम मिल रहा है, फैमिली के साथ रहने का टाइम मिल रहा है, सोशल होने का टाइम मिल रहा है। ये सारी चीजें जो हैं, दो ये आपके प्रोडक्शन में ऐड नहीं होंगी, आपकी नेशनल इनकम का पार्ट नहीं बनेंगी, लेकिन आपके वेलफेयर का ये पार्ट है। समझ में आई बात? नेक्स्ट है बेटा कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। अच्छा, मैंने डिस्ट्रीब्यूशन में ना भूल से कंपोजिशन पढ़ा दिया है। हाँ बच्चा, कंपोजिशन मैंने डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ा दिया है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है सर? डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि आपकी जो जीडीपी है वो ग्रो तो कर रही है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि वो पूरा का पूरा पैसा कॉन्सेंट्रेटेड हाथों में आए। जैसे इंडियन इकोनॉमी में देखा जा रहा है कि इंडिया पैसा तो बहुत कमा रहा है, लेकिन वो पैसा जो है लिमिटेड हैंड्स में। वो कुछ बड़े बड़े निवेशक हैं, कुछ बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनके हाथ में वो पैसा है, गरीबों तक वो पैसा पूरे हद तक नहीं पहुंच रहा है। जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि गरीबों की तादाद बढ़ती जा रही है और अमीर होते चल जा रहा है। रिच आर बिकम रिचर एंड पुअर आर बिकम पुअरर। इस सिचुएशन को भी हम लोग डिनोट करते हैं कि ये वेलफेयर नहीं है। जीडीपी तो बढ़ रहा है, लेकिन ये वेलफेयर कभी भी नहीं है। तो ये
5 फैक्टर्स बताते हैं कि हमेशा आप जीडीपी को देख के वेलफेयर नहीं बोल सकते हो। जीडीपी को उमूमन तौर पे देख के बोला जाता है कि जीडीपी और वेलफेयर एक चीज है, लेकिन यहाँ 5 लिमिटेशंस हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। एग्जाम में आने वाले 2 इंपॉर्टेंट सवाल जो हैं, जो अभी मैंने आप लोगों को करवाए हैं। इसके अलावा आपको एक टॉपिक और सीखना है जो कि है डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन। आप डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन किस तरीके से कर सकते हो। तो डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन का यहाँ पे 2 तरीका बताया गया है। पहला तरीका तो यह है कि भाई आप क्या बोलते हैं इसको, डेप्रिसिएशन नेट और ग्रॉस वैल्यू से निकाल सकते हो। डेप्रिसिएशन का पहला फॉर्मूला है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस नेट इन्वेस्टमेंट। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। ये आपको सिखाया गया है व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। उसके अलावा एक और फॉर्मूला है जो कि आपको याद होगा, क्लास 11 में आपने डेप्रिसिएशन वाले टॉपिक में पढ़ा था। वो ये था कि ओरिजिनल कॉस्ट कितना है, यानी कि उसका कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट, जिसको हम लोग ओरिजिनल कॉस्ट भी बोलते हैं। ये ओरिजिनल कॉस्ट उसका कितना है माइनस उसका एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू कितना होने वाला है, यानी कि अगर वो कचड़े के भाव में बेचा जाएगा कुछ सालों के बाद में तो उसका कितना आपको भाव मिलेगा, डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट। वो एसेट कितने साल आपके चलेगा, जिसको अगर आप फॉर्मूला को पुट करते हो तो इससे आपको मिल जाता है कि आपका एक डेप्रिसिएशन पर ईयर कितना है। एग्जांपल के तौर पे एक एसेट को आपने 10 लाख में खरीदा, जो कि आपके पास 10 साल तक रहेगा। 10 साल के बाद आपको उसमें 2 लाख रुपए का कचड़ा मिल जाएगा, मतलब उसका लोहा वगैरह बिक्री करोगे तो 2 लाख रुपया आपको मिल जाएगा। तो उसके हिसाब से 10 साल में उसका कितना वैल्यू डेप्रिशिएट हुआ, 8 लाख। एक साल में डेप्रिसिएशन कितना बन जाता है, द आंसर इज 80,000। इस तरीके से भी आप डेप्रिसिएशन को निकाल सकते हो। ये सारी बातें जो मैंने अभी आप लोगों को बताई, दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन फॉर टुडेज क्लास, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले सीखा कि नेशनल इनकम, करंट प्राइस और कांस्टेंट प्राइस में क्या फर्क होता है, रियल जीडीपी किसे बोलते हैं, नॉमिनल जीडीपी किसे बोलते हैं, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी के बीच में आपस में क्या रिलेशन है, क्या जीडीपी वेलफेयर का सही इंडिकेटर है कि नहीं है, अगर नहीं है तो क्यों है। उसके अलावा हमने लास्ट में सीखा कि डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। ये टॉपिक करा के मैं कंक्लूड करता हूं हमारा नेशनल इनकम का सीरीज। हम लोग का नेशनल इनकम का जो 4 चैप्टर था वो सारा कंप्लीशन हो गया है और ऑलमोस्ट सारे वीडियोस हमारे अवेलेबल है। आज की क्लास का वीडियो नेक्स्ट क्लास तक से पहले आप लोगों का अपलोड हो जाएगा। बच्चों को एक टेस्ट भी हो चुका है, न्यूमेरिकल्स टेस्ट इसका। नेक्स्ट क्लास से हम लोग इंडियन इकोनॉमी स्टार्ट करने वाले हैं। एक चैप्टर हम लोग उसका स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 2। फिर चैप्टर 2 कंप्लीट करके वापस से हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में शिफ्ट आ जाएंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स का यूनिट 2 हम लोग फिर कवर अप करेंगे। तो आज की क्लास मेरी रिकॉर्डिंग की यहीं समाप्त होती है। थैंक यू सो वेरी मच।